ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो नमस्कार साथियों, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार एपीएस रॉयल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आपका 9th वाला सत्र अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, आप एग्जाम दे चुके होंगे और आज 1 अप्रैल से आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। आगाज बैच के साथ आप सभी लोग एक नई एनर्जी के साथ, जानदार शानदार वीडियो के साथ अपनी तैयारी को शुरू करें और अपने साथ में प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो दोस्त, अगर आज की क्लास में आप रुके रह जाएंगे तो इस टॉपिक को दोबारा से कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कहीं पे आपको भटकने की जरूरत पड़ेगी। आइए इसी उम्मीद के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक नई जोश, एक नई एनर्जी, नई उम्मीद के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्त, जैसा कि इस क्लास में हम अगर आज जुड़ रहे हैं, इस बैच का नाम देते हैं हम लोग आगाज बैच। इस बैच को हम लोग क्या कहते हैं? आगाज बैच के नाम से देते हैं। आगाज बैच किसके लिए? 2026 और 27 के लिए। हमारा जो सेशन आज स्टार्ट हो रहा है वो 2026 और 27 बोर्ड के लिए होगा। हम लोग टारगेट करेंगे बोर्ड को। तो दोस्त, आइए बात करते हैं इसमें क्या होगा। न्यू सेशन 2026-27 फ्रेश बैच, न्यू स्टार्ट, टॉप मार्क्स। आपको एक नई उम्मीद के साथ, एक नई पहल के साथ इस क्लास को देखना चाहिए। और साइंस क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1, जिसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको कहा जाता है मेरे भाई रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। मेरे दोस्त, एक एक टॉपिक को इतने बिंदास तरीके से समझेंगे कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लास्ट तक रुके रह जाएंगे, टिके रह जाएंगे। जो आपका टॉपिक आएगा वो हर टॉपिक एक बोर्ड से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और बोर्ड में अच्छा मार्क्स दिलाता है। मेरे दोस्त, इस क्लास को मिस मत करिएगा और फुली वॉच करिएगा। पूरा फुल वीडियो को वॉच करेंगे तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, जब आप का ये वीडियो क्लोज होगा तो आपके अंदर से आवाज आएगी, यस, हमने आज इसको कवर किया। आज तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। मेरे दोस्त, आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग फुली वॉच करेंगे और वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, समय को ना वेस्ट करते हुए। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की। क्या कि हमारे टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है क्या? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मेरे भाई कहते हैं ना कि जैसे कि अगर हम बात करें अपने टॉपिक की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमको क्या क्या पढ़नी होती है, क्या चीजें करनी होती हैं, सारी चीजों को हम लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे तो क्या करेंगे भाई, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। यहाँ पे कोई भी डाउट आपका इस क्लास के बाद नहीं रहने वाला है। सबसे पहली चीज, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या? सबसे पहली चीज समझने वाली, रासायनिक अपक्रिया होता क्या होती है रासायनिक अपक्रिया? रासायनिक अपक्रिया और समीकरण पढ़ने से पहले आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि आपके पास परिवर्तन क्या होता है, कि भैया परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन होते क्या हैं। परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन कहते किसे हैं? हमारे पास देखिए, परिवर्तन 2 तरीके से होते हैं। एक तरीका होता है भौतिक परिवर्तन, एक तरीका होता है भौतिक परिवर्तन का, दूसरा तरीका होता है रासायनिक परिवर्तन का। मेरे भाई, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या अंतर होते हैं, आइए समझते हैं एक एक करके। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? भौतिक परिवर्तन मतलब होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन
रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। भौतिक में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें से नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही का बनना, दही से घी का बनना क्या होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जैसे उसको हम क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं ना। लेकिन क्या हम भौतिक परिवर्तन से ऐसा कुछ संभव कर पाते हैं? तो हमारा जवाब क्या आता है, जी नहीं। तो मेरे दोस्त, इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ गई तो आपको पूरा टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। तो दोस्त, इसको इरेज करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक की, अपने सिलेबस की बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। जैसे कि सबसे पहली हेडिंग हमारे पास होती है रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मेरे भाई, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है ना। कि सर रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही होता है कि सर रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहा जाता है रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में जब, जैसे एग्जांपल आपके पास दिया गया है, उदाहरण के तौर पे जैसे ये मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है। समझने का प्रयास करेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहली क्लास है, बिल्कुल शांत मन से पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मेरे दोस्त, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, भाई आप समझें कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, कोई ना कोई नया पदार्थ बनाता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट जरूर करिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहें। आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आप अच्छे तरीके से इसको कवर कर पाएंगे। मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के क्या संकेत होते हैं। हमारे पास रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं तो इसके क्या संकेत होते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहली चीज, इसके रंग में बदलाव आएगा। अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसके रंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उसमें से गैस निकलेगी, उसके तापमान में परिवर्तन होगा, और उसमें से कुछ न कुछ अवक्षेप का निर्माण होगा। मेरे दोस्त, 3-4 लक्षण आपको देखने के मिल जाएंगे। 4 लक्षण किसमें मिलेंगे, रासायनिक अपक्रिया जब होगी तो उसके 4 लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इस बात को भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, रासायनिक समीकरण क्या होता है, मेरे भाई आइए बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, मेरे दोस्त, रासायनिक अपक्रिया को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे सिंबल्स या फार्मूला के रूप में लिखते हैं, क्या कहलाएगा आपका, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। रासायनिक अपक्रिया को सिंबल्स या फार्मूलाज के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन। मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है हमारे पास, जल है।
अभी हमने क्या बताया, जब रासायनिक अपक्रिया होगी तो उसमें एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होगा। बात समझ में आई भाई। हाइड्रोजन का काम क्या होता है, ये बहुत ज्वलनशील होता है। क्या होता है, जलता बहुत तेजी के साथ है। इसका काम क्या होता है, जलना। क्या में काम होता है इसका, जलना। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, वो किसी चीज को जला देना। कहते हैं ना, किसी जंगल में आग लगी हो, जब हवा चलती है तो आग बहुत तेजी के साथ जलती है ना, इसका काम क्या होता है, जलाना, जलाना। लेकिन अपक्रिया के बाद क्या होता है, बनता है पानी, जो क्या करता है, चीजों को बुझा देता है, आग को बुझा देता है। इसका काम होता है बुझाना। क्या, बुझाना। इसको भोजपुरी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, बुझाना, बुझाइल ना, बुझ गईल, समझ आ गया। भोजपुरी में इसका मतलब क्या हो जाता है कि समझ आ गया आपको। मेरे भाई ये बहुत तेजी के साथ जलता था, ये इसका काम था जलाना। लेकिन जब रासायनिक अपक्रिया हुई, एक ऐसा प्रोडक्ट का निर्माण हुआ जो चीजों को क्या करता था, बुझा देता था, जो आग को बुझा देता था। मेरे दोस्त आइए इसको स्क्रीनशॉट करिए और नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा करें। तो दोस्त आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अपने, कि अगर हमारे पास कोई समीकरण है, उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो समीकरण कैसे बैलेंस है कि अनबैलेंस है, संतुलित है या फिर असंतुलित है, इसको हम कैसे पता करेंगे। मेरे दोस्त इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला हमने बनाया है। जब कभी भी आपके पास अभिकारक, जब कभी भी आपके पास अभिकारक बराबर उत्पाद होंगे, अभिकारक बराबर उत्पाद होंगे, अभिकारक बराबर क्या होंगे, उत्पाद होंगे, तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। जैसे आपने कभी देखा है कांटे वाला तराजू, जिसको हम हाथ से दाढ़ी वाले तराजू को जानते हैं ना आप सभी लोग, एक 5 किलो का बाट रखते थे और 5 किलो एक साइड में कोई भी सामान रखते थे, जैसे आलू, गाजर, टमाटर, कोई भी चीज, गेहूं, चावल, आज मतलब ये सारी चीजों को हम रखते थे। तो अब इसको उठाते थे, दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाती थी, हम कहते थे संतुलित हो गया है। क्या हो गया है, संतुलित हो गया। अर्थात LHS इक्वल होना चाहिए RHS के, RHS बराबर होना चाहिए LHS के। मेरे दोस्त इसको समझने का तरीका एक है, यहाँ LHS करिएगा, यहाँ RHS करिएगा। अब आप देखिएगा, इसको लिखिएगा, एलिमेंट कौन कौन सा आपके पास है, H है, O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसकी संख्या काउंट करके लिखिएगा, 2 2 4। कितने हाइड्रोजन है, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेफ्ट साइड में खत्म हो गए। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसका मतलब एक 2 हाइड्रोजन इसके लिए है, ये 2 इसके लिए भी काम कर रहा है। ऑक्सीजन के लिए कितना है, 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे मिला, 2 2 कितना हो गया, 4। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। अर्थात हमारे पास क्या है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। कैसा है, इक्वेशन बैलेंस है। इसको समझने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पे आपको लिखा गया है, दोनों तरफ एटम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अर्थात जितना अभिकारक है उतना उत्पाद बनाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहीं से आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। मेरे दोस्त रासायनिक अपक्रिया हमारे पास 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। 4 प्रकार की होती हैं। आइए एक एक करके हम सारे के बारे में पढ़ते हैं। सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि जैसे संयोजन अपक्रिया होती है, तो सर संयोजन अपक्रिया को हम कैसे याद रखेंगे, संयोजन अपक्रिया को हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसकी डिफिनेशन सर बता देते, मजा आ जाता। भाई बहुत सिंपल है, जब 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करें,
वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। मेरे दोस्त, इसका दूसरा नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता है। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखिए। मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है, लिखना वही है जो अभी आपको हमने बताया। क्या बताए हम? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हो उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। मेरे दोस्त, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने बताया है, जैसे एक ए है और एक बी है, जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है क्या बन जाते हैं? ए बी होते हैं। नहीं समझ आया? कौन कह रहा है सर? हम लोग, एक लड़का प्यार करता है एक लड़की से तो मतलब कहता नहीं तो दो जिस्म एक जान, मारेंगे भाई गिर जाओगे नालायक कहीं के। ये कौन सी बात होती है? कौन कह रहा था? ये ब्लॉक कर दिए जाओगे नालायक कहीं के। गंदी बातें नहीं करनी है हमें, बात समझनी है हमें। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। एक हमारे पास क्या है? कार्बन है। क्या है? एक कार्बन है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। ये दूसरे खानदान का है, ये दूसरे खानदान का है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक हो जाते हैं, एक खानदान के हो जाते हैं। कौन कह रहा है सर? लड़का लड़की अलग अलग खानदान से होते हैं, जब इनकी शादी होती है पति पत्नी बन जाते हैं, इनका नाम दंपति रखा होता है। ये नालायक, तुम लोग सीखते कहाँ से ये सारी चीजों को? कहाँ सीखते हो? बेवकूफी की कोई हद होती है भाई, हद क्रॉस कर जाते हो कभी कभी। हाँ चलिए, ये क्या है हमारे पास? एक अलग खानदान का है, ये अलग खानदान का है, लेकिन जब ये मिलते हैं आपस में तो एक हो जाते हैं। पहले इनका नाम था कार्बन अकेले। क्या नाम था इनका? इनको कहते थे हम लोग कार्बन। क्या कहते थे भाई? कार्बन। इसको क्या कहते थे हम लोग? ऑक्सीजन कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहते थे। ये क्या, इसको क्या कहते थे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे दोस्त, समझने वाली बात, जब दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होती है वहां पे। तो इस तरीके से इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने टॉपिक की, अपघटन अभिक्रिया, जिसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात मेरे दोस्त, कहने का मतलब, इसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन। अब क्या हो गया? वियोजन मतलब हट जाना, टूट जाना, बिखर जाना। अब घटन, अपघटन कहते हैं ना। घटन मतलब घटना, टूटना, बिखरना। समझिए आप क्या? वियोजन होना मतलब टूट जाना। जब कोई भी पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसकी डिफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ
दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, तो इसका नाम भी लिख देते तो बहुत अच्छा होता। चलो भैया, हमने नाम लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या आगे बना? बिछड़ गया ना, टूट गया उसी से, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है? आपने क्लास 6 में पढ़ा है, बताइए इसका नाम क्या होता है? बेशक, बहुत अच्छे, शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये कौन कह रहा है? सर इसका ब्रेकअप हो गया। नालायक, तुम लोग ये सब बातों में ज्यादा ध्यान देते हो। अभी तक कह रहे थे दूध जिसमें एक जान हो गई, अब कह रहे हैं सर इसका ब्रेकअप हो रहा है यहाँ पे। तुम लोग गधे मारे जाओगे, तुम लोग नालायक कहीं के। चलिए, फालतू की चीजें ना यहाँ पे बका करिए, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। चलिए, अच्छे बच्चों की पहचान ये होती है कि वो अच्छी बात करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक की। विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है, यहाँ पे समझने वाली बात ये, इसमें इसको समझने से पहले हम समझेंगे इसकी डिफिनेशन क्या होती है। विस्थापन अपक्रिया होती क्या? इसमें क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, भगा देता है। कहने का मतलब समझिएगा साफ साफ, जिसके पास ताकत होगी वही राज करेगा। जो शक्तिशाली होगा अपने से दुर्बल को सताता है। श्योर है, बात समझिए आप भाई। मेरा कहने का मतलब समझो, यहाँ पे चलिए समझाते हैं आपको मतलब। जैसे इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 में जाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके जाने बिना हम लोग इसको आगे नहीं जान सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देंगे, बाकी सारी चीजों को हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? मेरे दोस्त, सबसे पहले इसको याद करेंगे कानका मग से। कानका मग अल जन फे प्रभु है क्यों एजीएयू। अर्थात कहने का मतलब सबसे शक्तिशाली तत्व पोटेशियम और सबसे कमजोर तत्व एजू को क्या कहते हैं? सोना। सोना बाबू, सोना वाला नहीं नालायक, मारेंगे गिरा के भाई। बाबू सोना, सोना गोल्ड वाला सोना। बहुत सारे बच्चे बाबू सोना वहां करने लगते हैं, गादे कहीं के। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस, उससे कम लेड सीसा, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम कॉपर, उससे कम चांदी, उससे कम सोना। बाबू सोना, गिरा के मारेंगे नालायक तेरे को भी। चल आ गया ना, पक्का मोबाइलों में मारेंगे, गिरा के मारेंगे। चलिए
अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सक्रियता श्रेणी में। हमने देखा कि ये Cu जो है Zn से कम शक्तिशाली है, कमजोर है, दुर्बल है। तो क्या करेगा Zn, क्या करेगा, Co को 2 थप्पड़ मारेगा। क्या करेगा, Co को 2 थप्पड़ मारेगा और इनके परिवार के ऊपर अपना हक जमा लेगा। ये Zn क्या किया, Co का परिवार को छीन लिया, Co को भगा दिया। Co यहाँ बेचारा अकेले पड़ गया और Zn क्या किया, Co के परिवार को लेकर क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया। क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया, क्योंकि यहाँ कॉपर सल्फेट था, अब जिंक अकेले था। जिंक सल्फेट वाले परिवार को कॉपर से छीन लिया, तो जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को अकेले छोड़ दिया। मेरे दोस्त, आप रामायण देखे होंगे तो उसमें एक कहानी थी बाली और सुग्रीव की। हमने तो सुना है, देखा है, अगर आपने भी देखा होगा तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। बाली जो था सुग्रीव से अधिक शक्तिशाली था। तो क्या किया था बाली, अपने भाई सुग्रीव छोटे भाई को, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा शक्तिशाली कम था, तो उसके ऊपर दुर्व्यवहार किया, उसके परिवार को छीन लिया, उसके राजपाट को हड़प लिया था। क्यों, क्योंकि उसके पास शक्ति ज्यादा थी। जैसे Zn के पास शक्ति ज्यादा थी तो Co के परिवार को छीन लिया था। बाली ने क्या किया था, उसका राजपाट और उसकी मेहरारू तक को छीन लिया था। मेरे दोस्त, सबको याद होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है जिसके पास शक्ति है वो दुर्बलों को बहुत सताते हैं। तो मेरे दोस्त, इससे यही काम है, इससे हमको ये देखने को यहाँ पे भी मिला। तो चीज यही है जो रामायण में थी। आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, तो आगे की बात करते हैं हम लोग। आज की चौथी नंबर ऑफ क्रिया, जिसको कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। सर, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ साथ होते हैं उसको कहा जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। वह अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। मेरे दोस्त, आइए समझते हैं। या तो इसको एक सिंपल भाषा में, दूसरी भाषा में इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वह अवक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, फेरबदल करते हैं। उससे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आयनों का आदान प्रदान। वह क्रिया जिसमें यौगिक अपनी आयनों का आदान प्रदान करेंगे। आइए समझते हैं कैसे। ये प्लस था, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। आयन क्या होते हैं, प्लस माइनस वाले वही आयन होते हैं, हमको पता है। इस पे प्लस आयन है, उस पे ऋण आयन है। चलिए बात करते हैं, आयन को अदल बदल करेंगे। ये वाला प्लस इससे माइनस से ले लेगा, ये माइनस इसके प्लस से ले लेगा। आयनों का अदल बदल हुआ ना। कहा भैया हम आते हैं तेरे पास, ये कहा हम आते हैं तेरे पास। क्या कहा कि भैया मेरे पास अलाउट है, मेरे पास स्प्रे है। बोले कि भैया अलाउट मुझे दे दो, स्प्रे आप ले लो। यही हुआ, अर्थात क्या हुआ कि भैया हमारे पास अलाउट है, हमारे पास स्प्रे है। वो क्या बोला कि भैया अलाउट मुझे दे दो और स्प्रे आप ले लो। ये सारी चीजें यही है, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो जाना। क्या हो जाना, आयनों का आदान प्रदान। ये क्या बनाया, Na और Cl मिलेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम देहात में कहते हैं नमक, खाने वाला नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट बनाता है। इसको लिखना चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, बेरियम सल्फेट इसका नाम होता है। क्या होता है, बेरियम सल्फेट इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको कहा जाता है बेरियम क्लोराइड। नाम लिख लीजिएगा। ये होता है हमने पास सोडियम सल्फेट, सोडियम
सल्फेट। ठीक, इस तरीके से। तो मेरे दोस्त ये भी आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। अगली क्या हमारी टॉपिक होने वाली है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया, जिसको हम रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्त वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रेडॉक्स अपक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ होते हैं। अभी हमने जैसा कि द्विविस्थापन में गलती बस बता दिया था, तो जल्दबाजी में, तो आपको वहां पे थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि वहां ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ नहीं होते हैं, वहां पे आयनों का फेरबदल किया जाता है, वहां आपस में आयन बदले जाते हैं, इसलिए वहां पे आप सुधार कर सकते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ साथ होते हैं। सर समझने वाली बात तो मुझे नहीं समझ में आई कि ऑक्सीकरण कब होगा अपचयन कब होगा। भाई हम समझाने के लिए हैं, बैठे हैं ना, खड़े हैं ना। अगर हम यहाँ पे जब तक खड़े हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं होने देंगे। मेरे भाई ऑक्सीकरण कब होगा? जब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन आओ, ऑक्सीजन आओ, ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे। हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ लेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। लेकिन अपचयन अपक्रिया के दौरान में क्या होता है? अपचयन अपक्रिया के दौरान में होता है इसी का जस्ट अपोजिट, ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। मेरे दोस्त फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे और हाइड्रोजन है, तो इसमें होता क्या है, कॉपर यहाँ पे अकेले बचता है और ये वो क्या बन जाता है, H2O मिला के बना देता है, जिसको जल, क्या कहा जाता है? जल कहा जाता है। ये बनाता है कॉपर, ये क्या बन जाता है? कॉपर, ये क्या बन जाता है हमारे पास? जल बन जाता है। ठीक इस तरीके से इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट बात करें अपने टॉपिक की। नेक्स्ट हमारे पास संक्षारण क्या होता है? संक्षारण कहते किसे हैं? कोरोशन क्या होता है हमारे पास? सर इसकी डिफिनेशन बता देते। ये धातु का धीरे धीरे खराब होना। नहीं समझ आया? आइए हम बताते हैं, लिख के आपको बताते हैं। मेरे भाई हम हैं ना, टेंशन नको लेने का बाबा, इधर आने का। इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं। डिफिनेशन लिखेंगे क्या? जब कोई धातु, जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में, नम वायु के संपर्क में, नम वायु के संपर्क में आती है, जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है, क्षरण होने लगता है, क्षरण होने लगता है। इस क्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। मेरे दोस्त जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आती है तो उस धातु का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, तो उस क्रिया को ही हम कहते हैं संक्षारण। मेरे भाई समझने की चीज है, समझिएगा आप, समझने की चीज है, समझिएगा आप। जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, इस क्रिया को ही कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहे में जंग का लगना, स्वाभाविक है, लोहे में जंग का लगना क्या है? संक्षारण है।
सर इसको हम कैसे बचा सकते हैं? तरीका दो है, कहो तो बता दे पक्का? चलिए, पहला तरीका, जला हुआ मोबिल लेके, जला हुआ मोबिल ऑयल लेके, मोबिल ऑयल जो होता नहीं है बाइक से निकलता है सर्विसिंग कराते समय, वो काला वाला तेल, उसको हम पेंट कर दें, उसी का लेप लगा दें, या फिर हम पेंट खरीद के मार्केट से लाए, उस लोहे को पेंट कर दें। दो तरीके हैं, या तो हम किसी उसको पेंट कर दें, या फिर काले वाले तेल का पॉलिश कर दें, लेप लगा दें ना। तो ठीक है, इस तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अपने। भैया इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। आज की आखिरी टॉपिक क्या होगी हमारे पास? रेंसिडिटी। बहुत अच्छी चीज है सर, आपने बताया रेंसिडिटी क्या होती है। मेरे दोस्त, खाने वाली चीजों का खराब होना रेंसिडिटी कहलाता है। नहीं समझ में आई बात? खाने वाली चीजों का खराब होना रेंसिडिटी कहलाता है। सर कैसे? जैसे चिप्स का खराब होना, जैसे चिप्स का खराब होना रेंसिडिटी कहलाता है। आप शादी विवाह में गए होंगे तो देखे होंगे कि वहां पे होता क्या है कि वो जो सब्जियां बनती है, पनीर बनती है, तो जल्दी से खराब हो जाती है। रीजन क्या है? उसमें बहुत सारा तेल मसाले की मतलब मात्रा ज्यादा होती है, अधिक मात्रा होती है, इसलिए वो जल्दी से खराब हो जाता है। मेरे दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो दोस्त, हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो, यह क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्त, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक जानदार शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।